हेलो नमस्कार साथियों, आज आप जुड़ गए हैं सूर्य साई के चैनल पर। वापस फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष। चलिए आज अपन एक अच्छा टॉपिक शुरू करते हैं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लायक है वो टॉपिक जिसका नाम है ब्लड, रक्त। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं जिस टॉपिक का नाम है ब्लड। तो चलिएगा रक्त की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? रक्त की बात करते हैं। रक्त जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। तो चलिए, क्या ब्लड एक कोशिका है? नहीं, ब्लड एक कोशिका नहीं है, ये एक ऊतक है। क्या है? ऊतक है। तो कैसा ऊतक है? ये एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? ये एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये संयोजी ऊतक है, ये एक संयोजी ऊतक है। तो बात करते हैं कि मानव के शरीर में ये ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर इसकी मात्रा होती है। तो ठीक है, तो इसका औसत शरीर के पूरे भार का यदि 100% भार लेते हैं तो उसमें इसका कितना भार आएगा? तो ऑल बॉडी के वेट का 7% भाग है वो इस ब्लड का होता है। ठीक है, ये बात होगी ब्लड के बारे में। तो ब्लड है, ये ब्लड 2 भागों में बढ़ता है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं तो ये ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है? तो इसका अध्ययन है वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी कहलाता है। लॉजी मतलब स्टडी, हीमेटोलॉजी, हीमेटो मतलब रक्त, रक्त की स्टडी हीमेटोलॉजी कहलाती है। चलिएगा बात करते हैं अपन रक्त के बारे में। तो रक्त है वो 2 भागों में बढ़ता है। रक्त होता क्या है? जब अपन रक्त को निकालते तो उसको यदि रक्त को छाना जाता है, अच्छी तरीके से फिल्टर से छाना जाता है, तो रक्त में से छानते हैं रक्त को, तो किसी पात्र में माना कि अपन रक्त लेते, रक्त 100% होता है, तो 100% में से जो 55% है वो तो हो जाएगा प्लाज्मा, मतलब अलग बनेगा जिसमें कोई कण नहीं होंगे, और 45% होंगे जिसमें कण होंगे, जिसमें अलग अलग कण होंगे। वो 3 प्रकार के कण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं रक्त है वो रक्त में क्या होता है। रक्त को अपन यदि किसी फिल्टर से छानते हैं तो उसमें रक्त के अंदर एक तो 45% निकलता है, वो तो निकलती है रक्त कणिकाएँ। क्या निकलती है? रक्त कणिकाएँ, रक्त की कणिकाएँ निकलती है। और एक अपन इसको यदि छानते हैं तो दूसरा निकलता है 55% भाग, और वो 55% भाग निकलता है किसका? प्लाज्मा का। किसका निकलता है? प्लाज्मा का निकलता है। अब देखिएगा, रक्त कणिकाओं के बारे में तो अपन बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। अब देखिएगा, इसका रंग है वो हल्का पीला क्यों होता है? इसका रंग हल्का पीला इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा कि आरबीसी है, आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया कहलाता है, स्प्लीन कहलाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि आरबीसी कुछ तो डेड उसकी जो होती है वो स्प्लीन में होती है, लेकिन उसके साथ साथ उस लीवर है हमारे शरीर का आंतरिक अंग सबसे बड़ा, उसमें भी लीवर में भी क्या कहा जाता है? आरबीसी की कुछ है वो मृत्यु वहाँ हो जाती है। तो आपको ही पता है कि लीवर में जब आरबीसी मरेगी तो आरबीसी के साथ आपको ही पता है कि होगा हीमोग्लोबिन। कौन होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होगा। इस पिगमेंट की वजह से तो आरबीसी का जो रंग है वो रक्त का रंग है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इस लीवर के अंदर जाएगा आरबीसी के साथ, और वो टूट के 2 वर्णक बनाएंगे। कितने वर्णक बनाएंगे? तो 2 वर्णक बनाएंगे। एक वर्णक का तो नाम है बिलीरुबिन। क्या नाम है? बिलीरुबिन। एक का तो है बिलीरुबिन, और दूसरे का है नाम जिसका नाम है बिलीवर्डिन। क्या नाम है? बिलीवर्डिन। ठीक है, ये वर्णक हो गई बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और बिलीरुबिन की वजह से ही तो इस प्लाज्मा का रंग है वो हल्का पीला होता है, और बिलीवर्डिन की वजह से आपको पता होगा जो यकृत बनाता है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? पित्तरस, बाइल जूस। और पित्तरस का जो नीला रंग है वो इसी बिलीवर्डिन की वजह से होता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं तो इस प्लाज्मा के अंदर 6 से 8%, कितने परसेंटेज? 6 से 8% क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा
प्रोटीन होती है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। लेकिन और क्या होता है, और तो 90 से 92% तो जल होता है। 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण तो यकृत में, लीवर में होता है। इसका निर्माण तो कहाँ होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण है वो यकृत या लीवर में होता है। अब देखिएगा प्लाज्मा प्रोटीन है वो कितनी होती है, प्लाज्मा प्रोटीन है वो 3 प्रकार की होती है। पहली प्लाज्मा प्रोटीन जिसका नाम होता है, एक का नाम होता है एल्ब्यूमिन, क्या होती है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन, दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और तीसरी होती है फाइब्रिनोजन, तीसरी होती है फाइब्रिनोजन। अब देखेगा फाइब्रिनोजन। अब एल्ब्यूमिन है ये क्या करता है, ये तो ओनली फॉर क्या करता है, रक्त जो प्राशन दाब है उसको बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है, प्राशन दाब को। ये तो ओनली फॉर किसको बनाए रखता है, प्राशन दाब को कंट्रोल करता है। और दूसरा जो है ग्लोब्यूलिन, ये ग्लोब्यूलिन है ये प्रतिरक्षा में भी कार्य करता है। किसमें कार्य करता है, प्रतिरक्षा में कार्य करता है। और तीसरा है फाइब्रिनोजन, ये तो ब्लड की क्लोटिंग में कार्य करता है। किसका कार्य करता है, जो ब्लड का क्लोट बनता है, रक्त का थक्का बनता है, उस रक्त के थक्के में भी कार्य करता है। और मेन इंपॉर्टेंट कि फाइब्रिनोजन है वो रक्त के स्कंदन का पहला प्रमुख क्या है, कारक है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन ये निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं, ये क्या है, निष्क्रिय है। इसको सक्रिय करने के लिए जो हमारी होगी प्लेटलेट्स, उसमें से कुछ कारक और साथ में क्या, जो विटामिन के है और कैल्शियम है, ये साथ में मिलकर उसको क्या करेंगे, जो सक्रिय करेंगे। वो रक्त का थक्का भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें बात कर लेंगे। तो ये होता है प्लाज्मा के अंदर, ये होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब देखिएगा प्लाज्मा, ये हो गया हमारा प्लाज्मा। अब बात करते हैं, एक बात आती है कि एक आता है सीरम। आपने नाम सुना होगा सीरम, क्या है, सीरम। अब देखो सीरम क्या होता है, जब यदि रक्त में से नहीं, सीरम क्या होता है, सीरम देखिए, सीरम है प्लाज्मा। अपन बात करते हैं प्लाज्मा की। यदि इस प्लाज्मा में से ये जो अपन ने बात की है फाइब्रिनोजन, यदि इस प्लाज्मा में से ये 6 से 8% जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन में से यदि मैं फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दूं तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का क्लोट नहीं होगा। तो रक्त का क्लोटिंग नहीं होगी तो उसको सीरम कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम हीमोफीलिया रोग आपने नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ये शाहीक बीमारी, रॉयल डिजीज, जिसमें क्या होता है कि वो रक्त का स्कंदन नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता, क्लोटिंग नहीं होती। इसी कारण होता, क्योंकि उसमें जो है रक्त स्कंदन वो कारक नहीं पाए जाते, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं किसके बारे में, जो रक्त के कण हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों अपन रक्त के जो कण हैं उनके बारे में बात करते हैं। रक्त के कण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है जिसका नाम होता है आरबीसी। क्या नाम होता है, आरबीसी। पहला कण होता है जिसका नाम होता है आरबीसी। तो चलिए अपन बात करते हैं। एक पहला रक्त कणिकाएं, मतलब रक्त कणिकाएं और रक्त कणिकाओं में पहला कण है जिसका नाम है आरबीसी। अरे कौन सा, आरबीसी। आरबीसी जिसको क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल। अरे क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल कहते हैं। और जिसको एक वर्ड आता है जिसका नाम इरिथ्रोसाइट। क्या, इरिथ्रोसाइट। और इसको इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो रेड सेल किसको कहते हैं, आरबीसी को ही कहते हैं। अब आरबीसी की बात करते हैं। तो आरबीसी है वो, आरबीसी हमारे शरीर में बनते ही का है। तो आपने नाम सुना होगा अस्थि मज्जा। कौन सा मज्जा, अस्थि मज्जा, बोन मेरो। तो बोन मेरो के अंदर निर्माण होता है, किसके अंदर होता है, अस्थि मज्जा। अब देखो आप बात करेंगे कि अस्थि मज्जा, तो रोजाना बात करते हैं कि अस्थि मज्जा, मज़ा ही मज़ा, लेकिन कौन सा मज़ा। तो देखिएगा अपन बात करते हैं तो ये हड्डियाँ होती हैं। अरे ये हड्डियाँ होती हैं, इस हड्डियों के बीच का एक खोखला भाग जिसको ही क्या कहलाता है, यही इसको बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। इसको ही बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहा जाता है। अब आपको अस्थि मज्जा का ध्यान पड़ गया होगा। इसमें तो इसका क्या होता है, निर्माण होता है।
तो आरबीसी की क्वांटिटी कितनी होती है? तो आरबीसी की क्वांटिटी होती है, वो होती है 50 से 55 लाख। कितनी लाख? 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब में होती है। इतने आयतन के अंदर 50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। तो आरबीसी वापस जाती कहाँ है, मरती कहाँ है? अरे इसका मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु तो स्प्लीन में होती है। अरे किस में होती है? स्प्लीन में होती है, प्लीहा में होती है। कहाँ होती है? प्लीहा में होती है। और कुछ आरबीसी लीवर में भी जाती है, कुछ आरबीसी लीवर में भी जाती है। छोटी उम्र में आरबीसी का निर्माण भी लीवर में होता है, और बड़ी उम्र में जब होता है, जब एडल्ट अवस्था में होता है, तो प्लीहा के अंदर ज़्यादातर आरबीसी मरती है। इसलिए तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। ठीक है ना। और लीवर में कुछ आरबीसी के कण हैं वो चले जाते हैं, और इसी के कारण तो अपने देखा कि हल्का पीला रंग है, जो ये हल्का पीला रंग प्लाज्मा का, इन्हीं के कारण तो होता है। हीमोग्लोबिन टूटता है, उन्हीं की वजह से वर्णक बनते हैं, और वही पिगमेंट बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब देखिएगा, ये होगी आरबीसी। अब देखो एक फैक्ट है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, पाया नहीं जाता, अब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। अब केंद्रक क्या, पूरे कोशिकांग भी नहीं पाए जाते, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, कोशिकांग कोई भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है आरबीसी में, क्या होता है? आरबीसी है वो, उसका जो लाल रंग होता है, कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। वो लाल रंग होता है एक पिगमेंट की वजह से, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से इसका है वो लाल रंग होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, वो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो हमारे रक्त के अंदर 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर होती है। ठीक है, ये इतनी क्वांटिटी किसकी होती है? हीमोग्लोबिन की होती है। अब देखिएगा, अब ये होता है आरबीसी, ये होती है आरबीसी। एक और भी है कि आरबीसी में केंद्रक तो नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा के अंदर, ऊंट व लामा के अंदर इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब देखो, ये तो नई स्टडी की बात पता चला है कि इसमें भी, ऊंट और लामा में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ये किताबों में लिख दिया है, तो अपने को तो ध्यान भी रखना है कि ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ये होगी आरबीसी की बात, ये हो गई आरबीसी की बात। चलिए आगे बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। अब देखो, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर लें, लेकिन एक बात और कर लेते हैं कि एक रोग होता है जिसका नाम होता है एनीमिया। क्या रोग होता है? एनीमिया। और ये एनीमिया है, ये एनीमिया भी रक्त की कमी, रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है। रक्त की कमी प्रमुखता किसकी? आरबीसी की कमी। तो आरबीसी जब डाउन तो एनीमिया रोग देखा जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। किसके बारे में बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। कौन सी? डब्ल्यूबीसी। अरे डब्ल्यूबीसी, कौन सी बीसी? डब्ल्यूबीसी। तो इसको वाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। इसको वाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। इसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और इसको एक और ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूकोसाइट। अरे कौन सा साइट? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इसका निर्माण है वो, इसका निर्माण तो क्या होता है? फॉर्मेशन। अरे इसका फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर के, वही कौन सा मजा? बोन मेरो। अरे बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर इसका निर्माण डब्ल्यूबीसी का भी वहीं होता है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 6 से 8 हज़ार इसकी क्वांटिटी पाई जाती है प्रति ml घन क्यूब। ठीक है, अब देखिएगा,
अब देखिएगा जो ये WBC है, इस WBC की जो मृत्यु होती है वो मृत्यु कहाँ पर होती है, तो मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। कहाँ हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है। अब देखिएगा इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसको प्रतिरक्षा कोशिका। अरे कौन सी कोशिका, इसकी प्रतिरक्षा कोशिका इसको कहा जाता है, इसको प्रतिरक्षा कोशिका। ये आकार में सबसे बड़ी कोशिका होती है, इनमें से आकार में सबसे बड़ी होती है। आकार इनका सबसे WBC का बड़ा होता है। इनको हमारे शरीर की बॉडीगार्ड सेल कहते हैं, हमारे शरीर की बॉडीगार्ड सेल। अरे कौन सी सेल, बॉडीगार्ड। अरे बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड सेल भी कहते हैं। बॉडीगार्ड सेल हमारे शरीर की आर्मी कहते हैं। अरे किसको कहते हैं, इस आर्मी भी इसी को कहते हैं। हमारी रक्षक कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में कोई भी जीवाणु आता है उसको, उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करता है ताकि उसको मार सके। उसके लिए हमारे विरुद्ध वो हमारे शरीर के आने वाले अंदर जो भी जीवाणु हैं उनके विरुद्ध कार्य कर सके। अब देखिएगा ये होता है WBC के बारे में, ठीक है। तो WBC भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइड, एक होती है एग्रेन्युलोसाइड। तो चलिएगा अपन बात करते हैं दोनों के बारे में। अब देखो एक और बात, अरे इसमें केंद्रक, अरे इसमें केंद्रक पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता और उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था। अरे किस में नहीं पाया जाता था, उसमें RBC में नहीं पाया जाता, RBC में नहीं पाया जाता और प्लेटलेट्स में भी आगे बताएंगे कि नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें RBC नहीं WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो आगे क्या आता है, आगे ये WBC के ही प्रकार है। WBC के दो प्रकार होती है। WBC दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट। अरे कौन सी साइट है, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है अग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। अब देखिएगा इसमें तो कुछ कण होते हैं, इसमें तो क्या होते हैं, थोड़े थोड़े कण होते हैं, ठीक है। और इसमें कोई कण नहीं होता, कोई कण नहीं पाया जाता, ठीक है। तो बात करते हैं, एक इसमें होती है जिसका नाम होता है न्यूट्रोफिल्स। अरे कौन सी फिल्स है, न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए साथ साथ आपको समझना है न्यूट्रोफिल्स। दूसरा होता है बेसोफिल्स। अरे कौन सा फिल्स है, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स या इसको ईओसिनोफिल्स पहले लेते हैं, ईओसिनोफिल्स, क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ईओसिनोफिल्स। तीसरा होता है जिसका नाम होता है बेसोफिल्स। अरे कौन सी फिल्स है, बेसोफिल्स। इसमें बात करते हैं तो इसमें एक तो होती है मोनोसाइट, एक तो होती है मोनोसाइट, दूसरी होती है लिम्फोसाइट। अरे कौन सी साइट है, लिम्फोसाइट, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स होती है 60 से 65% और ये होती है 2 से 3%। ये होती है 0.1 से 1% के मध्य ये पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये होता है जो ये होती है 6 से 8% और ये होता है 20 से 25%, ये इनका परसेंटेज होता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल्स। अरे कौन सी फिल्स है, न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा इसकी क्वांटिटी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और ये प्रतिरक्षा में कार्य करती है, भक्षाणु में। अरे किसमें, प्रतिरक्षा। कोई भी जीवाणु आया, कोई भी जीवाणु आया, जीवाणु ने अटैक किया, जीवाणु ने अटैक किया तो अटैक करते ही क्या करेगी, ये न्यूट्रोफिल्स आएगी और न्यूट्रोफिल्स आएगी और उसको क्या कर देगी, उसके साथ जोड़ के उसको ख़त्म कर देगी, उसको भस्म कर देगी। इसलिए इसको भक्षाणु कोशिका के नाम से जाना जाता है। अरे कौन सी कोशिका, इसको भक्षाणु कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, इसको भक्षाणु कोशिका कहते हैं। और ये लिम्फोसाइट भी इसके साथ साथ भक्षाणु कोशिका के रूप में कार्य करती है। और ये जो है ईओसिनोफिल्स, अरे ईओसिनोफिल्स तो एलर्जी में कार्य करती है। किस में करती है, एलर्जी में ये बहुत अच्छा कार्य करती है, एलर्जी में बहुत अच्छा कार्य करती है। एलर्जी हो गई तो एलर्जी हो गई, ठीक है ना। तो एलर्जी होने से ईओसिनोफिल्स की संख्या है इसमें वृद्धि हो जाती है। ये एलर्जी का प्रमुख कारक है। कौन पूछ ले, एलर्जी में कौन सी संख्या में, तो ईओसिनोफिल्स में बढ़ जाने से एलर्जी हो जाती है। अब देखिएगा बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स में क्या होता है, बेसोफिल्स प्रमुख रूप से बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स क्या होती है, बेसोफिल्स में 3 कारक होते हैं। एक तो होता है हिपेरिन, एक तो होता है हिपेरिन,
दूसरा होता है हिस्टामिन, अरे क्या होता है, हिस्टामिन। तीसरा होता है सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। अब देखिएगा सीरोटोनिन तो है ये रक्त की, जो भी रक्त की वाहिकाएं हैं उनको सिकोड़ने का कार्य करती है, और हिस्टामिन है ये रक्त की जो है उसको फुलाने का कार्य करती है, उसको बढ़ाने का कार्य करती है रक्त की वाहिकाओं को। हिपेरिन है ये क्या कार्य करता है पता है आपको, कि आप कहते हो कि रक्त के बाहर आने से रक्त का स्कंदन, रक्त का थक्का बन जाता है, तो रक्त के अंदर रहने से, रक्त के शरीर में जो वाहिकाओं में बहने से रक्त क्यों नहीं जमता, तो इसका कारण है कि ये यकृत बनाता हिपेरिन। ये हिपेरिन है वो रक्त में घुलनशील रहता है, और रक्त में घुलनशील रहता है तो ये रक्त वाहिकाओं के अंदर, जो रक्त की वाहिका होती है उस रक्त की वाहिकाओं के अंदर हमारा रक्त जमता नहीं है। और बाहर जब वायु के संपर्क में हिपेरिन आएगा, जब वायु के संपर्क में O2 के संपर्क में आएगा तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय होने से क्या हो जाएगा, रक्त का स्कंदन हो जाएगा। ये होता है इसका प्रमुख। अब मोनोसाइट है ये तो भक्षणु कोशिकाओं के साथ मिलकर कार्य करती है, और जो लिम्फोसाइट है ये भी भक्षणु कोशिकाओं में जो मेन प्रमुख ये भी कार्य करती है, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये प्रमुखता से इसका कार्य होता है, जो हमारी WBC होती है उनका कार्य होता है। अब देखिएगा बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। जो हमारी रक्त के बारे में स्टडी तो पूरी हो जाती है, उसके बाद अपन बात करते हैं तो करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, और वो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे वो अगली क्लास में बात कर लेंगे। अब देखिएगा कौन सी, प्लेटलेट्स, अरे कौन सी, प्लेटलेट्स। अब अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स का निर्माण तो कहाँ होता है, प्लेटलेट्स निर्माण होता है, इसका प्लेटलेट्स का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो अब देखिएगा ये कार्य क्या करता है, ये तो रक्त का स्कंदन मतलब रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है, रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है प्रमुखता से। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 1.5 लाख से, अरे कितनी, 1.5 लाख से ये 3 लाख तक होती है। कितनी होती है, 1.5 लाख से 3 लाख तक, अरे प्रति मिलीमीटर क्यूब में होती है। अब देखिएगा ये इसकी होती है बात प्लेटलेट्स की। और प्लेटलेट्स मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, रक्त स्कंदन में कार्य करता है। ये विटामिन K के साथ, ये कैल्शियम के साथ ये कार्य, ये फाइब्रिनोजन के साथ कार्य करता है। और फाइब्रिनोजन को ये जो है जो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन यही इसको क्या करता है, जो सक्रिय करने में भूमिका निभाता है। तो ये बात होगी अपने इस प्लेटलेट्स के बारे में भी। तो अपने रक्त की कोशिकाओं और जो रक्त का एक लिक्विड था प्लाज्मा, उसके बारे में बहुत सारी स्टडी कर ली है। आप देखो हर कोई कंपटीशन क्वेश्चन है, हर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कोई बड़ी चीज़ ऐसी कोई नहीं पूछते, आपको लिखित ऐसा नहीं पूछते, हर कोई में थोड़े फैक्ट पूछते हैं, उस फैक्टों को याद करना होता है। कम्पिटिटिव ऐसी कोई नीट जैसी आपको पढ़ना होता नहीं है, और इतनी आपके लिए जानकारी बेहद ज़्यादा है। ठीक है ना, तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस क्लास का आनंद लिया। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।